नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं समय में लगभग 2600 साल पीछे, उस दौर में जब प्राचीन भारत कई छोटे बड़े राज्यों का एक कलेक्शन था। आज की इस पड़ताल में हम जानेंगे कि कैसे इन्हीं राज्यों की आपसी टक्कर से भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इन छोटे छोटे राज्यों को एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने पर मजबूर कर दिया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू होता है भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर से, जिसे इतिहासकार सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण का युग कहते हैं। ये सब शुरू हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास और अगले 300 साल क्या कहें, जबरदस्त उथल-पुथल, युद्ध और बड़े बदलावों से भरे थे। ये वही दौर था जब नए शहर बस रहे थे, पावर के लिए जंग छिड़ी हुई थी और मौर्य साम्राज्य जैसी एक सुपर पावर के लिए जमीन तैयार हो रही थी। तो सवाल ये है कि इन शक्तिशाली राज्यों के उदय के पीछे का सीक्रेट क्या था? आखिर वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने इस पूरे दौर का नक्शा ही बदल कर रख दिया? चलिए इसके पीछे के 4 मेन इंजन्स को समझते हैं। और इन चारों वजहों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। क्लो न व्य स। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये असल में उन 4 ताकतों का कोड है जिन्होंने इस युग को बनाया। चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लो की, यानी कृषि क्रांति। और इस क्रांति का हीरो कौन था? लोहा। जी हाँ, लोहे के बने हलों ने खेती का तरीका ही बदल दिया, जिससे पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। अब इतना अनाज था कि बड़े बड़े शहर और विशाल सेनाएं पाली जा सकती थी। अब जब इतना सारा अनाज था तो उसका नतीजा क्या हुआ? यानी नगरीकरण। करीब 1000 साल के गैप के बाद भारत में एक बार फिर बड़े बड़े शहर बसने लगे। राजगृह, वैशाली, तक्षशिला जैसे शहर पावर और ट्रेड के नए हब बनकर उभरे। और जाहिर है जब शहर बसते हैं तो व्यय यानी व्यापार भी तो बढ़ेगा ही ना। इसी दौर में आए पंचमार्क वाले सिक्के, जिसने लेन देन को बहुत आसान बना दिया। व्यापारियों ने अपने ग्रुप्स बनाए जिन्हें श्रेणी कहते थे। मतलब एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी जन्म ले रही थी। तो इन सब बदलावों का नतीजा ये हुआ कि भारत का पॉलिटिकल मैप ही बदल गया। अब हम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि कई पावरफुल किंगडम्स एक दूसरे से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कितने? कुल मिलाकर 16। जी हाँ, 16 महाजनपद, 16 बड़े राज्य, जो सबके सब सबसे बड़ा बनने की होड़ में लगे थे। ये रही उन सभी की लिस्ट। जरा देखिए तो सही, अफगानिस्तान के गांधार से लेकर दक्षिण भारत के अशमक तक एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल दुनिया थी ये। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपना दबदबा। लेकिन इन 16 में से असल रेस तो सिर्फ 4 राज्यों के बीच थी। और इसी दौर में हमें 2 अलग अलग तरह के गवर्नमेंट सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ राजतंत्र और दूसरी तरफ गणतंत्र। 4 सबसे पावरफुल राजतंत्र थे: अवंती, वत्स, कोसिल और मगध। पर जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, एक इन सब से कहीं आगे था, और वो था मगध। अब जरा शासन के इन 2 मॉडल्स को समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। राजतंत्र में तो सारी पावर एक राजा के हाथ में होती थी, जैसा मगध में था। लेकिन गणतंत्र में शासन कई प्रमुखों की एक सभा मिलकर करती थी। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था वृज्जी संघ। सोचिए उस जमाने के लिए कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। आखिर मगध ने अपने सभी दुश्मनों को कैसे पछाड़ दिया? उसने ऐसा क्या किया जो बाकी कोई नहीं कर सका? मगध की कामयाबी का राज इन 4 पिलर्स में छिपा है। इसे याद रखने का एक और फॉर्मूला है: भव, आ, से, रा। ये मगध की जीत का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। पहला पिलर भ, यानी भौगोलिक फायदा। सोचकर देखिए, मगध गंगा की उपजाऊ घाटी में था। उसके पास लोहे के भंडार थे और उसकी राजधानियां नदियों और पहाड़ियों से घिरी थीं। ये तो एक तरह का नेचुरल किला था। फिर आता है आ और से, यानी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत। खेती और खनिजों से मिले पैसे ने मगध को एक ऐसी सेना बनाने में मदद की जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और हाँ, उन्होंने ही युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया,
जो उस समय का एक तरह का सुपर वेपन था। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर यानी राजनीतिक नेतृत्व। मगध को बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे काबिल और क्रूर शासक मिले। उन्होंने जंग, डिप्लोमेसी और शादियों का ऐसा स्मार्ट इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते ही चले गए। तो आखिर इन 300 सालों के संघर्ष का नतीजा क्या निकला? इस दौर ने भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या-क्या याद रखना है। 1. भारत के पहले एम्पायर का ब्लूप्रिंट इसी दौर में बना। 2. सबसे पावरफुल राज्य मगध था और सबसे फेमस रिपब्लिक था वृज्जी संघ। 3. यही वो दौर था जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे महान धर्मों का उदय हुआ। 4. पंचमार्क सिक्के इकोनॉमी का आधार बन गए। और 5. अशमक दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये बाजी मगध की जगह किसी और ने जीती होती, किसी गणतंत्र ने या किसी दूसरे राजतंत्र ने, तो आज भारत का इतिहास और इसका नक्शा कितना अलग होता। इस पर सोचिएगा जरूर।